AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। मान लो आपने एक रेजिस्टेंस ले ली R और आपने यहाँ पर एक EMF लगा दी ऑल्टरनेटिंग सिंबल, देखो बैटरी का नहीं है, ऑल्टरनेटिंग EMF का सिंबल है जिसकी वैल्यू क्या है, E नॉट साइन ओमेगा टी, और आप ढूंढना चाहते हो कि इसमें करंट क्या है। तो इसमें करंट होगा क्या, आज क्या सिखाया था कि अगर आप यहाँ पर E नॉट पुट करते हो, E नॉट बाई आर तो I नॉट मिलेगा, E RMS बाई आर तो क्या मिलेगा, I RMS मिलेगा, और अगर आप E इंस्टेंटेनियस पुट करते हो तो इंस्टेंटेनियस करंट मिलेगा। और हमें क्या ढूंढना है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज को R से डिवाइड कर दें। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितनी है, E नॉट साइन ओमेगा टी को R से डिवाइड कर दें, E नॉट बाई आर, ये जो कोफिशिएंट है, आज क्या सिखाया, अगर आप E नॉट को R से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, I नॉट मिलेगा। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, I नॉट। तो करंट की इक्वेशन आ गई इंस्टेंटेनियस, करंट की क्या इक्वेशन आ गई, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो उससे ये पता लगा कि अगर मैंने एक रेजिस्टर लिया और उस रेजिस्टेंस में मैंने EMF को कितना डेवलप किया, E नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट किसी इंस्टेंट पर कितना डेवलप होगा रेजिस्टर में, I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये क्वेश्चन क्लियर है कि E की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी, I की जगह I नॉट साइन ओमेगा टी। आपको इसमें नई बात क्या है, तो पुरानी बात है, तो वैसी जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो याद ही किया हुआ है मैंने, इफ E इज E नॉट साइन ओमेगा टी, I इज I नॉट साइन ओमेगा। खास बात है, अभी पता लगी खास बात क्या है। ये क्वेश्चन क्लियर है। तो पहली खास बात यह है कि ये जो एंगल होते हैं ना साइन और कॉस के, इसको फिजिक्स में एंगल नहीं बोलते। SHM के अंदर याद करो इसका नाम था क्या, फेज। फेज क्यों, क्योंकि करंट और EMF पीरियोडिकली अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, और जितनी चीजें पीरियोडिक होती हैं जो अपने आप को चेंज करती हैं और रिपीट करती हैं, जैसे पेंडुलम रिपीट करता है, स्प्रिंग मास सिस्टम रिपीट करता है, आपने प्लस वन में SHM किया था, उस सारी पीरियोडिक मोशन को कंपेयर किया जाता है विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो फिर से कुछ कुछ SHM जैसा फील आ रहा है, क्योंकि पीरियोडिक है, और पीरियोडिक है तो इसको SHM के साथ कंपेयर किया जा सकता है। समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है। अब कंपेयर करके मैं क्यों कर रहा हूं कंपेयर, क्योंकि मेरे को आपको ये बताना है कि फेज क्या होता है। वैसे प्लस वन में किया हुआ है हमने, पर आप भूल चुके होंगे, तो इसलिए मुझे बताना पड़ेगा ये फेज क्या है। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो हम ऐसा करते थे पीरियोडिक मोशंस में कि जैसे SHM में डिस्प्लेसमेंट की दी होती थी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, याद है। और मैं ये बोलता था कि अगर ये आपको वैल्यू गिवन है डिस्प्लेसमेंट की, तो आप अपने इस क्वेश्चन को कंपेयर करें विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आपकी बुकलेट पढ़ी होगी आपके पास, और पहला लेक्चर भी याद होगा, ऐसे ही कुछ शुरू हुआ था। और मैंने कहा था अगर पेंडुलम मीन पोजीशन स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से। तो अब इतना डिटेल नहीं करेंगे, 2 लाइन में खत्म करेंगे। क्या कि अब अगर कोई बॉडी पीरियोडिक मोशन में और उसकी y की वैल्यू हर वक्त क्या होती जा रही है, चेंज, y की वैल्यू चेंज है, और इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, याद है। और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते थे, एम्पलीट्यूड, याद है, एम्पलीट्यूड। तो मैं इसको क्वेश्चन को कैसे करता था कि किसी भी इंस्टेंट पर, हमने डिस्कशन की थी, किसी भी इंस्टेंट पर मान लो यहां से बॉडी चली और किसी भी इंस्टेंट पर टाइम t पर इस बॉडी ने सेंटर पे एंगल क्या बनाया, ओमेगा टी। ये देख रहे हो, ओमेगा टी सेंटर पे एंगल है, ओमेगा टी। इस सेंटर के एंगल पे जो एंगल बनता है, सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है, इमेजिनरी, सर्कल में बॉडी घूमती नहीं है, इमेजिन करना है, वी आर कंपेयरिंग आवर मोशन विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सेंटर पे जो एंगल बना उसको फेज बोलते हैं। तो एक बॉडी जब एक पूरा चक्कर काटती है तो फेज कितना कवर करती है, 2 पाई 360 डिग्री। और किसी भी इंस्टेंट पर सर्कुलर मोशन में एंगल स्टैंडर्ड क्या होता है, ओमेगा टी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है। और मैंने इसको ऐसे किया था, याद करो, कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है बॉडी की, हद से हद a, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है a, ये a है तो ये भी a है, रेडियस है। तो मान लो किसी भी इंस्टेंट पर बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की y विच इज चेंजिंग विद टाइम, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ ओमेगा टी क्या हुआ करता था, y डिवाइडेड बाय a। तो y की वैल्यू क्या आएगी, a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ऐसा कुछ हमने किया था। आज हमने नहीं करना इतना डिटेल में, बात शुरू हुई तो जस्ट रिवाइज करवा दिया कि ऐसा कुछ किया था। बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टी टाइम पे जो ये जो एंगल ओमेगा टी है वो ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। चलो वापस आते हैं अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, ये जो AC है, वापस आते हैं। अब प्रॉब्लम है कि जो EMF है उसकी इक्वेशन क्या है। SHM की तरह ये भी पीरियोडिक है, पीरियोडिक है तो यानी कि साइन फंक्शन है, SHM की तरह चल रहा है।
तो ईएमएफ पीरियोडिकली अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, चेंज, कभी बढ़ा रही है, कभी घटा रही है, कभी डायरेक्शन भी चेंज कर रही है, और बढ़ा रही है, घटा रही है, डायरेक्शन चेंज करती हुई वैल्यू को चेंज करती जा रही है, और वो भी पीरियोडिक इन नेचर। और किसी भी पीरियोडिक मोशन को कंपेयर किया जा सकता है विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये लो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी स्टूडेंट ने कहा इसको कंपेयर करो, मैंने कहा कर लेते हैं, कैसे, जैसे एसएचएम किया था। तो इमेजिन करना है, इमेजिन, ईएमएफ वेक्टर नहीं है, करंट वेक्टर नहीं है, इमेजिन करना है कि जैसे एसएचएम के अंदर वाई वेक्टर था, तो मान लो ईएमएफ भी एक वेक्टर है, जस्ट इस क्वेश्चन में सिर्फ। और अगर मैं एक वेक्टर रिप्रेजेंट करूं जो गोल घूम रहा है, क्योंकि मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं विद सर्कुलर मोशन, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सेंटर में एंगल कितना कवर हुआ टी टाइम में, ओमेगा टी। तो टी टाइम में एंगल कवर कितना है, ओमेगा टी। ऐसे ही है, एसएचएम की तरह ही है। तो अगर ईएमएफ के अंदर ये एंगल ओमेगा टी फेज है, तो सर्कल में वो फेज कहां देखने को मिलेगा, यहां देखने को मिलेगा फेज। ये पॉइंट क्लियर है। और अगर इसके अंदर किसी भी इंस्टेंट पर ये ईएमएफ की वैल्यू है ई, अब ई की वैल्यू जब यहां चली थी तो 0 थी, फिर बढ़ गई और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, और यहां पर ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट, देख रहे हो। तो मैक्सिमम वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ई नॉट। अगर ये ई नॉट है तो ये भी ई नॉट है। सेम तरीका ये देखो, इसमें साइन ओमेगा टी क्या होगा, साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल टू व्हाट, ई डिवाइडेड बाय ई नॉट। तो ई की वैल्यू क्या आएगी, ई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई पीरियोडिक मोशन हो, चाहे वो एसएचएम हो, कोई भी दुनिया का पीरियोडिक मोशन हो, चाहे वो ईएमएफ ही क्यों ना हो, उसको भी कंपेयर किया जा सकता है विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जब ये इक्वेशन आपको गिवन हो, आप फटाफट मन में एक सर्कल बनाएं, और उस केस में ये एंगल ओमेगा टी लें, क्योंकि यहां पर एंगल ओमेगा टी, तो शो करें कि किसी भी इंस्टेंट पर एंगल कितना है, ओमेगा टी। हालांकि मैं इतना एसएचएम और ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करने वाला इस चैप्टर में, तो मैं चिंता ना करो, ये +1 एसएचएम नहीं आने वाली। जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ कि कैसे कंपैरिजन करके आप सोच सकते हैं ऐसे ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? अब शुरू करते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ इससे, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मेरे पास ओनली रजिस्टर का केस है, एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और मैंने ईएमएफ इतनी लगाई थी, इतनी। मैं कहा ठीक है। तो मैंने पूछा तेरे पास करंट कितना आया, तो उसने कहा इतना करंट आया, इतना करंट आया। ठीक है, यही आया था आज रिजल्ट। मैंने पूछा ईएमएफ का फेज कितना है, वो कहता ओमेगा टी, एंगल को फेज बोलते हैं। मैंने पूछा करंट का फेज कितना है, वो कहता ओमेगा टी, दोनों में एंगल ओमेगा टी ओमेगा टी। तो मैंने बोला करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब, दे आर इन सेम फेज का मतलब कि अगर मैं ईएमएफ को कंपेयर करूं, ईएमएफ को कंपेयर करूं क्या बना के, सर्कुलर मोशन में कंपेयर करूं, और ये बोलूं कि एक ईएमएफ नाम का वेक्टर है ईएमएफ, और इसने किसी भी इंस्टेंट पर एंगल क्या बना रखा है, ओमेगा टी। इसका मतलब ये है, तो टी टाइम पे एंगल ओमेगा टी, सही। फिर उसने कहा सर ये करंट, तो मैंने कहा देख करंट का डायग्राम मुझे अलग बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको क्या माना हुआ है, मैं ईएमएफ और टाइम का एंगल का ग्राफ बना रहा हूं। पर अब दो डायग्राम कौन बनाएगा, मैं एक में बना देता हूं। इमेजिन कर कि यहां पर करंट है, और अगर करंट का डायग्राम बनाना है तो एक काम कर, इमेजिन कर एक छोटा सर्कल बना ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसी में बना रहा हूं मैं। तो एक छोटा सर्कल इमेजिन कर ले करंट का, छोटा कर बड़ा कर कैसा भी कर, और ये एक वेक्टर करंट वेक्टर ले, सच दैट करंट वेक्टर का एंगल भी एग्जैक्टली क्या होना चाहिए उस टाइम पर, ओमेगा टी। अगर मैं ईएमएफ को सर्कल में कंपेयर कर रहा हूं, तो ईएमएफ के वेक्टर ने एंगल क्या बनाया, ओमेगा टी। तो उस टाइम पे करंट का भी एक सर्कल बनता होगा, करंट के वेक्टर ने भी एंगल क्या बनाया यहां पर, ओमेगा टी। हालांकि करंट एंड ईएमएफ वेक्टर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ इस क्वेश्चन में जस्ट कंपेयर करने के लिए वेक्टर बोला जा रहा है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो इसके अंदर ये मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब बुक्स क्या करती है, बुक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड करती नहीं है, मतलब ऐसा नहीं करती है बुक्स की ये मतलब स्टूडेंट वगैरह कंफ्यूज हो जाएगा यार सर्कुलर मोशन में जाके। वो कहती है एक काम करो, वो कहते हैं इस बात को ऐसे रिप्रेजेंट करो, देखो कैसे, कि ये मान लो आपके पास एक ईएमएफ का वेक्टर है, ये ईएमएफ है, और ईएमएफ ने किसी इंस्टेंट पर एंगल क्या बनाया, ओमेगा टी। वो सर्कल हटा देती है, सिर्फ एरो बना देती है, जबकि एक्चुअल में ये एरो कहां से आ रहा है, सर्कल से। सर्कल कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो वो हटा देती है, वैसे है सर्कल,
तो इसका फेज सर्कुलर मोशन के सेंटर पे ओमेगा टी ईएमएफ का, और उस इंस्टेंट के ऊपर, उस इंस्टेंट पे अगर मैं करंट ड्रॉ करूं, करंट, तो करंट का एंगल भी एग्जैक्टली मुझे क्या लेना पड़ेगा, ओमेगा टी। ये इसका मतलब है। हालांकि करंट का भी सर्कल बनेगा, ईएमएफ का भी सर्कल बनेगा, और मैंने करंट और ईएमएफ की वेक्टर्स को थोड़े छोटा बड़ा वेक्टर लिया, क्योंकि ओम लॉ कहता है ईएमएफ इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली अगर करंट अगर आई है, आर से मल्टीप्लाई करके ई आएगा, तो हो सकता है ई और आई सेम भी वैल्यूज भी रख सकते हैं। अगर आर की वैल्यू 1 है तो ई और आई सेम भी हो सकता है, ई बड़ा भी हो सकता है, ई छोटा भी होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पे फर्क पड़ता है कि एंगल दोनों में क्या एग्जैक्टली सेम। तो आप रिलेट कर पा रहे हो इसे सर्कुलर मोशन के साथ। तो ऐसे फेजेस को ड्रॉ किया। अभी ऐसा एक दो वेक्टर्स जिसमें करंट और वोल्टेज ड्रॉ करें और उनके फेज ड्रॉ करें, फेज एंगल शो करें डायग्राम से, इन्हें बोलते हैं फेजर डायग्राम। ईएमएफ और करंट का क्या ड्रॉ किया मैंने, फेजर डायग्राम। ये देखो, ये देखो पहला रिजल्ट, इनका फेज सेम है, तो रिजल्ट है करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब हर वक्त सर्कुलर मोशन में एंगल क्या रहेगा इनका, सेम। पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, इसको छोड़ दो एक मिनट के लिए, सिर्फ ये देखो, ईएमएफ का एंगल किसी भी इंस्टेंट पर कितना है, ओमेगा टी। करंट का एंगल भी उस इंस्टेंट पर कितना है, ओमेगा टी। तो समझ में आ रहा है ये वेक्टर कैसे बना, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम बनाया। तो बुक्स में डायग्राम क्या शो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, दोनों के फेजेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो सर्कुलर मोशन से दिखाई दे रहे हैं आपको। सर्कुलर में ज्यादा क्लियर होते हैं। क्लियर है। और मैथ्स के नॉन मेडिकल स्टूडेंट तो बैठे हुए हैं, मेडिकल वालों को इतना तो पता है साइन का ग्राफ कैसे बनता है। ये आपका ब्लैक कलर का जो ग्राफ देख रहे हो, डार्क कलर का, ये ईएमएफ है, साइन कर्व है, वो देखो साइन कर्व है। और अगर मैं कहूं इसी के अंदर, इसी ग्राफ में करंट का ग्राफ भी ड्रॉ करो, करंट के अंदर भी क्या आ रहा है, साइन। तो करंट भी साइन डॉटेड, ये करंट है। करंट ईएमएफ से छोटा बड़ा हो सकता है, वैल्यू में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन क्योंकि दोनों में साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो अगर करंट का एंगल 0 है तो ईएमएफ का एंगल भी उस इंस्टेंट पर 0 है। और अगर 180 है तो 180 है, 2 पाई है तो 2 पाई, एंगल चेंज नहीं हो सकते। ये ना कर देना करंट टेढ़ा मेढ़ा ऐसे कर देना, फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो दोनों का हर इंस्टेंट पर एंगल विल रिमेन सेम। हाँ, वैल्यू छोटी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों के ग्राफ समझ में आ रहे हैं। सेम फेज का मतलब समझ में आ रहा है क्या है, कि अगर एक ने एंगल 0 किया दूसरे ने भी 0 किया, एक ने 90 किया दूसरे ने भी उस टाइम 90 किया, और अगर 180 किया तो 180, 360 तो 360, एंगल इकट्ठे ही कवर होने वाले हैं। एंगल को यहां पर क्या बोलते हैं, फेस। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। तो क्या सीखा हमने, ओनली रजिस्टर के केस में अगर मैंने ईएमएफ इतनी अप्लाई की, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट कितना देखने को मिलेगा रजिस्टर में, आई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेस, ये रिजल्ट मैंने बता दिया। ईएमएफ और करंट का ये ग्राफ मैंने आपको बता दिया। क्या ये पहला रिजल्ट क्लियर है आपको, कैसे से हुआ क्या। मतलब मैं घर जाऊंगा, लोग मुझे पूछेंगे कि क्या सीख के आया, तो मैं कहूँगा जी जैसा करंट है वैसी वोल्टेज है, दोनों साइन है। तो उससे क्या हुआ, आपको नहीं पता क्या हुआ। अगले आने वाले टॉपिक बताएंगे कि इसे होने क्या वाला है, अभी नहीं। चौथा रिजल्ट बताएगा कि ये सब 3 रिजल्ट को यूज करके आंसर क्या आएगा। तो एक्चुअल में हम करने जा रहे हैं एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में इसकी रिक्वायरमेंट है, जब तक ये पढ़ा नहीं होगा एलसीआर समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले 3 रिजल्ट करेंगे, फिर चौथा आएगा। चौथे के बाद प्रैक्टिकल मशीन बनेगी कोई ना कोई, जिसमें समझ में आएगा कि अच्छा इस मशीन में ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है।